वेलकम टू विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। मैक्स मार्क्स में आपका स्वागत है। अब हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट, हमारे चैप्टर 10 बिजनेस स्टडीज में। इसको अब हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक समरी आपको बताई जाएगी, फिर आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए हैं तो आपको मैक्स मार्क के साथ रहना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर, क्योंकि मैक्स मार्क्स ही आप लोगों को टेक्निक्स बताता है, तरीके बताता है कि कैसे आप बोर्ड्स में टर्म 2 में अच्छे मार्क्स ला पाए। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, देख फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या? वो मार्केट जो फाइनेंस में डील करती। यस, आपने स्टॉक एक्सचेंज सुना है, आपने छोटी छोटी मार्केट्स के बारे में सुना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आपकी शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी जहां पे पैसे की अवेलेबिलिटी होती है। जहां पर भी पैसे की अवेलेबिलिटी होती है, जहां पर भी सेवर्स और इन्वेस्टर्स मीट करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, बोर्ड पे आप देखेंगे financial market is a market for creation and exchange for the financial asset. It helps in mobilization of saving. Please ध्यान दीजिएगा जो words मैं underline कर रही हूँ, and channelizing them into the most productive use. Creation and exchange, यहां पर आप क्रिएट करते हैं ऑफरिंग और आप एक्सचेंज करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे सेवर्स और इन्वेस्टर्स मीट कर। ठीक है, सेवर्स कौन है? जो हाउस होल्ड होता है वो सेवर्स हैं, और इन्वेस्टर्स कौन है? जो आपके पैसे को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टर। ठीक है, तो यहां पर क्रिएट होती है ऑफरिंग कि भाई इतने हजारों रुपए में हम आपका ये स्टॉक ले रहे हैं। ठीक है, फिर एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज क्या करते हैं भाई? अगर आप बैंक में भी जाते हो तो एफडी कराते हो, तो एफडी जब आप एफडी कराते हो तो पैसे देते हो और एफडी लेते हो, तो वो क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे ही जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो यहां पर हमारी सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती है। सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मार्केट में एक आप समझ लीजिए सर्टिफिकेट की तरह बिकती हैं, उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटीज के बारे में आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जहां पे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बताए थे, मैंने आपको फाइनेंसिंग डिसीजन बताया था और डिविडेंड भी बताया था। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको मैंने बताया था कि दो तरह की चीजें होती है जहां से पैसा मिलता है, एक होता है इक्विटी और एक होता है डेब्ट। तो वैसे ही आपकी सिक्योरिटीज होती है जो इक्विटी और डेब्ट के फॉर्म में मिल रही है आपको, एक पेपर पे एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो आपकी सिक्योरिटीज। ठीक, अब मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ये मोबिलाइजेशन का टर्म क्यों यूज किया? मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है और क्यों यूज किया? देखिए, कोई भी बिजनेस अगर अपनी तिजोरी में पैसा बंद करके रख ले तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होता। बिजनेस कहता है कि कभी भी आइडल फंड्स नहीं रहने चाहिए। आइडल फंड्स का मतलब खाली पैसा आपकी तिजोरी में नहीं होना चाहिए, वो पैसा कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, तभी वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकता है। तो यहां पर आप किसको मोबिलाइज करते हैं? यू आर बेसिकली मोबिलाइजिंग योर सेविंग। देख सकते हैं आप, यहां लिखा हुआ है यू आर मोबिलाइजिंग योर सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। यस, मोस्ट प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? जहां पर आप मैक्सिमम पैसा कमा सके, मैक्सिमम आपको रिटर्न मिल सके। जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन है और बैंक की सिचुएशन। अगर मुझे कोई 2 लाख रुपए दे दे और कह दे आप कहां इन्वेस्ट करोगे, तो मैं तुरंत बोलूंगी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न है वो 10 से 12% मिल रहा है। एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट का 16% है, एवरेज रिटर्न। तो बेसिकली, और बैंक मुझे कितना दे रहा है? 4.9% एफडीज पे। ठीक है, पैसा सिक्योर्ड है, स्टॉक मार्केट पे रिस्क है, बट इतना रिस्क कोई भी लेने को तैयार हो।
यस, सो दिस इज व्हाट, जहां पर भी मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा मैं अपना पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करूं। ठीक, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आपको समझ में आ चुका है कि जहां पे सेवर्स और इन्वेस्टर्स मिलते हैं, जहां पर एक्सचेंज करते हैं अपने पैसे को, अपने सिक्योरिटीज को, उस जगह को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फैक्टर्स, पहला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ये पहले ही पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे आपके पैसे को क्या करें, मोबिलाइज करें। आइडल पैसा नहीं है, तिजोरी में नहीं रखा, मूव करा रहे, और इसको जहां पे मोस्ट प्रोडक्टिव यूज क्यों बोला, क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। ठीक, सेकेंड, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्राइस डिस्कवरी। अब आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, आज आप कोई शेयर अगर 10 रुपए का लेते हैं, ठीक, 4 साल 5 साल, चलिए 5 साल के बाद क्या वो 10 रुपए का होता है? नहीं, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की लेटेस्ट करंट प्राइस क्या है, वो भी कौन डिस्कवर करता है? इट इज डन बाय फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल, लिक्विड का मतलब क्या होता है? कैश। आपके कभी भी सिक्योरिटीज कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्लीज याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका कभी भी पैसा कैश में कन्वर्ट हो सकता है जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस हो गया, कैसे? अब अगर आप खुद ही ट्रेडिंग करना जानते हैं तो आप खुद भी अपना डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको बीच में कोई ब्रोकर की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो सेबी ने, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो आपको फैसिलिटी दे रखी है, आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं डीमेट अकाउंट खोल के। तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। अगर आप नहीं करना जानते और आप किसी की हेल्प लेते हैं तो वहां पे आपको ब्रोकर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, और उनका भी जो, अगर मैं बोलूं कि कमीशन होता है या जो वो चार्जेस, ब्रोकिंग चार्जेस लेते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, वो 0.1% से लेके 2.5% से ज्यादा नहीं ले सकते। ये सेबी की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। ये जो कितना कमीशन लेगा, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड बिटवीन दैट इज बेसिकली डिस्कस्ड बिटवीन ब्रोकर एंड द सेवर। ठीक, नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर? लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यहां पर हम बात करें पैसे की, यहां पर हम बात करें कैसे सेवर्स और इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, यहां पर हम बात करें कि पैसा जनरेट होता है, यहां पे हम बात करें कि कैपिटल हमारा फॉर्म होता है। तो हमारा कैपिटल फॉर्म होने के लिए एक जगह होती है, हमें ये शॉर्ट टर्म में भी मिलता है, वर्किंग कैपिटल में भी मिलता है और लॉन्ग टर्म में भी मिलता है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म्स, वन इज मनी मार्केट एंड अनदर इज कैपिटल मार्केट। ये 2 तरह की हमारी मार्केट होती है। मनी मार्केट, जो मार्केट तुरंत के तुरंत लिक्विड हो सके, शॉर्ट टर्म मार्केट, उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म की मार्केट होती है, जिससे हमारा शेयर कैपिटल फॉर्म होता है, या कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, फिक्स्ड कैपिटल पढ़ा था। तो जहां पे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होती है तो वो हमें क्या, कौन सी मार्केट फॉर्म करती है? कैपिटल मार्केट। बोर्ड में देखिए, मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन द मॉनेटरी एसेट्स वेयर द मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर। प्लीज ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं या आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई केस स्टडी में डाल के पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ मार्केट इट इज। तो अगर 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर की मार्केट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मनी मार्केट। ठीक, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द फैसिलिटीज एंड द इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट्स थ्रू विच द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म फंड्स, यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स की बात हो रही है। मीडियम का क्या मतलब होता है? 1 साल से 3 साल तक। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 3 साल से कितने भी साल तक, मैक्सिमम मान लीजिए 5 इयर्स मान लीजिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म।
यहां पर आपको दोनों चीजें मिलती है, आपको डेप्ट भी मिलता है और आपको इक्विटी भी मिलता है। आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड whose maturity period is more than 1 year. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर 1 साल है तो इट इज मनी मार्केट, और 1 साल से ज्यादा है आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड, देन इट इज कैपिटल मार्केट। क्लियर? ओके, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। यस बच्चों, ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब आपको ये बात पता चल चुकी है कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो तरह की मार्केट होती है। तो कैपिटल मार्केट में तो आपने देख ही लिया था, मैंने आपको मार्क भी कराया, डेब्ट और इक्विटी इशू होते हैं। लेकिन मनी मार्केट में कौन कौन सी चीजें इशू होती हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इशूड बाय, कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देती है गवर्नमेंट की भाई हमारी ट्रेजरी बिल इशू करो। तो जब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है तो वो क्या इशू करते हैं? वो इशू करते हैं, आरबीआई इंस्ट्रक्शन लेती है और वो अपना ट्रेजरी बिल इशू करती है लोगों को। To meet the short-term requirement of the funds, this is a negotiable instrument issued in the form of the promissory note. किसके फॉर्म में? promissory note. Next, period कितना है? 14 से 364 days. Treasury bills are issued at discount. प्लीज ये बात याद रखिएगा जो मैं पॉइंट मार्क करी हूँ, क्योंकि एक एक करके अभी एक्सप्लेन करती हूँ। Repaid at par, available with a minimum amount of 25,000 in the multiplication thereof. पहला पॉइंट मिला, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इश्यूड। सेकेंड हम यहीं से बनाएंगे, इश्यूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये बात याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म हम बोल चुके, दोबारा नहीं बोलेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द थर्ड पॉइंट, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब है आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने 60 रुपए के ट्रेजरी बिल लिया और मैं 80 रुपए में आज बेच रही हूं, तो ये क्या है? मेरी नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ है आपका प्रॉमिसरी नोट की तरह ये यूज होता है। फिफ्थ है आपका, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 14 डेज से लेके 365 डेज, सॉरी 364 डेज तक, यानी कि 1 साल तक। ठीक, ये इश्यू होता है डिस्काउंट पर, रिडीम होता है पार पर। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ठीक है, मैंने क्या बोला? इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या है, आप सबको पता है, आपने शेयर्स पढ़ा है अपने अकाउंट्स में। जो हमारी शेयर्स की जो कंपनी एक्ट 2013 में वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे इश्यू कर रही हूं तो मैं इसे 7 रुपए में इश्यू कर रही हूँ। जब मैं 7 रुपए में इश्यू कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? इश्यू एट डिस्काउंट। लेकिन जब रिडम्पशन की डेट आएगी, मतलब जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो ये जो इन्वेस्टर है उसे कितने रुपए में वापस दे दिया जाएगा? 10 रुपए में वापस दे दिया जाएगा। तो ये जो हमारे ट्रेजरी बिल होते हैं ये इश्यू होते हैं डिस्काउंट पर और रिडीम होते हैं पार पर। ठीक है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इस पे जो अर्निंग्स होती हैं, इस पे जो प्रॉफिट होता है वो वही होता है डिस्काउंट और जो उसकी पार वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही इनके रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, फिर एक ये 25,000 वाला जो क्वेश्चन है ये आया है बोर्ड में, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। ये मिनिमम अमाउंट कितना है? 25,000 पे इशू हो सकता है और इसी की मल्टीप्लीकेशन में इशू हो सकता है। 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ऐसे करके ये इशू होता है। तो ये ऐसा नहीं आप कर सकते कि 21,000 रुपीज का। ये क्वेश्चन आया था, मैं बोर्ड में आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन आया था 2018 या 19 में कि एक कंपनी है, उसने सॉरी आरबीआई ने, नॉट कंपनी, आरबीआई ने 91 डेज के लिए ट्रेजरी बिल 21,000 रुपीज के इशू किए थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट को बताना था कि क्या ये सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 91 डेज के लिए तो इशू कर सकती है, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो 21,000 नहीं होगा, वो क्या होगा? 25,000 होगा। तो ये एक पॉइंट था जो आपको याद रखना है जब आप टर्म 2 के लिए अपीयर करो।
ठीक, तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रेजरी बिल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके जो 6 पॉइंट्स हैं। डिस्काउंट पे इशू, चलिए 7 बना देती हूँ। मिनिमम अमाउंट इज 25,000। ठीक, प्लीज इन्हें पॉइंट्स में लिख लीजिए ताकि जब आपका एग्जाम्स हो तो आप इन्हें आराम से रिवाइज कर ले और आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। अब नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्लीज ध्यान दीजिए, पहला शॉर्ट टर्म, सेकेंड अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट having a maturity period of 15 days to 1 year। इसके भी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो कितनी है? 15 days to 1 year। ठीक, issued by large and credit worthy companies। ये आपका चौथा पॉइंट है। इसी लाइन पे आपको केस स्टडी मिलती है। टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड लाइक सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। ये आपका 5वां पॉइंट है। सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करता है। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। ये आपका 6 पॉइंट है। ये भी सोल्ड डिस्काउंट पे होता है, रिडीम पार पे होता है। अवेलेबल विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख। ये आपका 7th पॉइंट है। 5 लाख मिनिमम, 25,000 इधर होता है, 5 लाख ही होता है। तो अब आप देख सकते हैं ये आपको कमर्शियल पेपर की पूरी चीजें दिख रही हैं। पहला शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं। दूसरा अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट की तरह है। अनसिक्योर्ड का मतलब है कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखा है इसके पीछे। तीसरा 15 डेज से लेके 1 ईयर तक होता है इसका, ठीक है। चौथा लार्ज और क्रेडिट वर्दी। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही इसे इशू कर सकती हैं, सारी कंपनीज इसे इशू नहीं कर सकती। लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी, लार्ज का मतलब है जो बड़े, जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, और क्रेडिट वर्दी का मतलब है जो मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड है, अपने ड्यूज को क्लियर करना है, ठीक है, कि आराम से ड्यूज क्लियर हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्रेडिट, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही कर सकती हैं। ये सीजनल और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो अगर आपको कभी ध्यान क्वेश्चन में आए कि सीजनल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन सा आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कवर करता है, तो आपको याद रखना है दैट इज नथिंग एल्स देन कमर्शियल पेपर। फिर एक बात आपको याद फिर से रखना है, जैसे हमने ट्रेजरी बिल में कहा था कि दे वर इशूड एट डिस्काउंट पर रिडीम एट पार, सेम इसमें अप्लाइड होता है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। ट्रेजरी बिल में आपका अमाउंट कितना था? 25,000 था। इसमें आपका जो अमाउंट है इशू का वो कितना है? 5 लाख रुपीज। सो दैट वाज अबाउट कमर्शियल पेपर। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लिखते रहिए और इसे याद करते रहिए। इस वीडियो को बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे होती है और कैसे होगा। ठीक, आगे बढ़। कॉल मनी, कॉल मनी नाम से ही आ रहा है, फोन कॉल किया और पैसे की जरूरत। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, हर एक बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। कई बार बैंक के पास पैसा नहीं होता, लिक्विड फंड्स इतने नहीं होते कि वो अपना CRR और SLR मेंटेन कर सके। जब CRR और SLR नहीं मेंटेन कर पाता तब उन्हें क्या जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। पैसा कहाँ से लाए बैंक? एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉल मनी। इट इज अ मेथड बाय विच मनी बैंक बोरोज फ्रॉम ईच अदर टू मेंटेन द CRR। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, रीपेबल ऑन डिमांड। याद रखिएगा, दिस इज रीपेबल ऑन डिमांड। कॉल मनी इज रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 to 15 डे। 1 से लेकर 15 दिन के बीच में इसको पेमेंट होता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। इसके जो रेट हैं वो स्टेबल नहीं होते, बार बार चेंज होते रहते हैं इसके रेट। 1 घंटे पहले कुछ रेट होगा, 1 घंटे बाद कुछ रेट होता है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसके थ्रू भी बैंक्स अपनी अर्निंग कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, अनसिक्योर्ड है, नेगोशिएबल है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्लीज ये बात याद रखिएगा,
जब हम बात करते हैं लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज तो हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर की। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, डेवलप बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अगर इन्हें पैसे की जरूरत है तो ये कहां जाएंगे, तो ये क्या इशू कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और ये कब इशू करेंगे, जब टाइट लिक्विडिटी होती है। टाइट लिक्विडिटी का मतलब होता है जब मार्केट में बहुत पैसा नहीं होता, लोगों के पास पैसे की कमी होती है और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको पैसा जरूरत होती है। तो ऐसे जरूरत को मीट करने के लिए कौन, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या दे सकते हैं मार्केट में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्लियर। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बिल। भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप सबने पढ़ा है क्लास 11th में अकाउंट्स में, वही चीज है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल बेसिकली शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। जब ये बिल बैंक में जाके डिस्काउंट हो जाता है तो क्या बन जाता है, ट्रेड बिल। याद है आपको, यही चीज है। A commercial bill is a bill of exchange to finance the working capital requirement of the business firm. प्लीज याद रखिएगा, इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई कि ये ट्रेड बिल कब बनता है, ये ट्रेड बिल तब बनता है जब बैंक में जाके ये डिस्काउंट होगा। लिख लीजिए अपनी कॉपियों में ताकि ये आपको याद रहे। ठीक है, तो ये 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट है। एक बार और, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हम बात करें जो हमारे कैपिटल को फॉर्म करती, कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती, उस मार्केट को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। जब भी पहली बार कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में बिकती है तो उस पर्टिकुलर मार्केट को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब वही सिक्योरिटी जो एक बार बिक चुकी है मार्केट में दोबारा ट्रेड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। यही चीज आप बोर्ड पे देखिए। प्राइमरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, न्यू इशू मार्केट। Primary market refers to the market in which the securities are sold for the first time. The security market issued in the primary market includes equity share, debentures, bonds, preference shares. There are many other securities which are issued. कोई भी सिक्योरिटी जो पहली बार बिकेगी उसे हम क्या बोलते हैं, IPO, म्यूचुअल फंड्स। ये सब पहली बार जब इशू हो रहा है, कोई भी मार्केट पहली बार स्कूल गए थे तो प्राइमरी स्कूल में गए थे ना, ऐसे याद रखो, पहली बार कोई भी सिक्योरिटी इशू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। ठीक। सेकेंडरी मार्केट क्या, सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड द परचेज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो एक बार बिक चुकी है वो दोबारा जब मार्केट में ट्रेड हो रही है, प्लीज याद रखिएगा, एक बार बिकी हुई सिक्योरिटी जब दोबारा मार्केट में ट्रेड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। क्लियर। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं पहला फंक्शन लिखा हुआ है रेगुलेटरी फंक्शन, सेकंड प्रोटेक्टिव एंड थर्ड इज डेवलपमेंट फंक्शन। दीज आर 3 फंक्शंस ऑफ सेबी। रेगुलेटरी, किसी भी चीज को चलाने के लिए, देखिए स्टॉक एक्सचेंज को भी चलाना पड़ता है, उसके लिए भी हमें रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं। तो चलाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो कौन करता है, सेबी। तो जो चलने के लिए काम हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी। क्या रेगुलेशंस, पहला, इट रजिस्टर ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। कोई भी जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकता, उसके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। Brokers and sub-brokers are the intermediaries who are available in the stock exchange. Yes? तो ये brokers और sub-brokers अगर वो बनना चाहते हैं तो उन्हें कुछ क्वालिफिकेशन करनी होती है, उन्हें कुछ क्वालिफाई करना होता है अपना एग्जाम, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही पहले सब-ब्रोकर बनते हैं और फिर कुछ और एग्जाम्स को क्वालिफाई या एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो ब्रोकर बनते हैं।
तो ब्रोकर एंड सब ब्रोकर को सबसे पहले प्रोटेक्शन देने के लिए, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सेवर्स हैं, पैसा इन्वेस्ट करें किसी भी बिजनेस में, तो हमें वो क्या कह रहा है, ये ब्रोकर और सब ब्रोकर रजिस्टर्ड। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी इस आपके बुक में नहीं है लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, वो ये कि जैसे आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन नंबर मिलता है, ऐसे ही ब्रोकर और सब ब्रोकर को एक नंबर प्रोवाइड होता है, ठीक है। और ब्रोकर और सब ब्रोकर को जो नंबर प्रोवाइड होता है उसके आगे ISN लिखा होता है या ISB लिखा होता है। तो ISN और ISB के थ्रू हमें पता चल जाता है ये ब्रोकर है या सब ब्रोकर, ठीक। तो ये एक तरीका बताया आपको कि कैसे आप पता लगाओगे ये ब्रोकर है या सब ब्रोकर। नेक्स्ट, इट रजिस्टर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड। अगर आपको मार्केट में, आप एक कंपनी और अगर आपको कोई भी चीज बेचनी है मार्केट में तो आपको सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन देना होगा, ठीक। नेक्स्ट, इट रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स। देखिए, स्टॉक ब्रोकर्स आपको पता है ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, भाई पोर्टफोलियो एक्सचेंज होता है आपका, कभी डेप्थ कितने हैं, इक्विटी कितना है, आपका क्या पोर्टफोलियो है, इंडेक्स क्या है, ये सारी चीजें ये एक्सचेंज में होता है। अंडरराइटर्स आपको मालूम है जो आपको कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और मर्चेंट बैंकर इन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ऐसा नहीं है उनके मन में जो काम आएगा, उनके मन में जो आएगा वो काम करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता, वो वही करेंगे जो रेगुलेशन के अंडर है, जो सेबी उनसे करवाए। नेक्स्ट, रेगुलेट टेक ओवर बिड्स ऑफ द कंपनी। बिड्स का मतलब क्या होता है, बोली लगा, कितने रुपए की कौन से शेयर बिक रहा है, इसके बारे में भी कौन बताता है, स्टॉक एक्सचेंज पर, बिड्स पर। It calls information by undertaking inspection, conducting inquiries and audit of the stock exchange and intermediary. सेबी सिर्फ ऊपर बैठ के देख नहीं रहा, वो क्या करवाता है, कोई भी दिक्कत होती है तो उसका इंस्पेक्शन कराता है, कंडक्ट इंक्वायरीज कंडक्ट करता है, ऑडिट करता है अकाउंट्स और इंटरमीडियरीज और स्टॉक एक्सचेंज सबके। ऐसा नहीं है कि उसने बस बना दिया, बीच बीच में वो क्या करता है, बार बार अपनी चीजों को चेक करवाता है ताकि कोई भी फॉल्ट, कोई भी गलत काम ना हो सके, ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, और सारी जितनी भी प्रैक्टिस है सब अच्छी। नेक्स्ट, इट परफॉर्म्स एंड एक्सरसाइज सच पावर अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने उसको पावर्स डेलीगेट की हुई है, उस, आपको पता होगा सेबी एक स्टेटरी बॉडी है, आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, और इस स्टेटरी बॉडी के अंदर जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को सेबी फॉलो भी करता है और फॉलो करवाता भी है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये थे रेगुलेशंस। प्रोटेक्टिव, भाई रेगुलेट करने के साथ वो हमारे इन्वेस्टर्स को, वो हमारे सेवर्स को, सबको प्रोटेक्ट भी तो करेगा, ऐसा थोड़ी है कि बस काम ही करा दिया। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। It prohibits the fraudulent and unfair trade practice in the security market. For example, price rigging, ये देखिएगा, making misleading statement in the prospectus, manipulations, etc. सेबी कोई भी फ्रॉड प्रैक्टिस को रोकता है, जो ट्रेड प्रैक्टिस बिडिंग भी चल रही है उसको हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है, उसे हमेशा एक सुपरवाइज करता रहता है, ठीक है। इन्होंने बताया प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस के चेंजेस होना, एकदम से कोई बढ़े ना, एकदम से कोई घटे ना, तो इन चीजों में भी सेबी देखता रहता है कि किसी भी स्टॉक की जो वैल्यू है बढ़े ना और घटे ना। तो प्राइस रिगिंग में वो पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस ध्यान रखता है। मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कोई भी कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, क्या उस प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो नहीं जो दिखा कुछ रहा हो कर कुछ रहा हो, तो इसके बारे में भी पूरा सेबी ध्यान रखता है। मैनिपुलेशन, तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है, तो मार्केट कैसे मैनिपुलेट हो रही है, मार्केट कैसे चल रही है, इन सारी चीजों के बारे में वो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इट कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोज पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिस। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ये एक अच्छा टर्म है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर आना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हूँ और मुझे पता है कि मेरी कंपनी 2 महीने बाद डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। मैंने ये बात अपने फ्रेंड को बता दी और मेरे फ्रेंड से मैंने बोला जाओ तुम जाके शेयर्स खरीद लो क्योंकि मार्केट में वैल्यू इंक्रीज होने वाली।
ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसे कोई लीक करता है तो कोई लीक ना करे, इस चीज का भी ध्यान क्या कौन रखता है? सेबी रखता है, ठीक है। और प्रोटेक्ट कर, अगर कुछ ऐसा होता है तो पेनल्टीज भी लगता है। नेक्स्ट, अंडरटेकिंग स्टेप टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सारे कोशिश ये की जाती है कि इन्वेस्टर का जो भी पैसा है वो प्रोटेक्टेड हो, एकदम से बढ़े और घटे ना, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रमोट फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। फेयर प्रैक्टिस करता है, और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है जितने भी रूल्स और रेगुलेशन सेबी के अंडर बने हुए उन सारी चीजों को ध्यान रखता है कि सब लोग उसे प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक। तो ये था आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस के। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को और क्या कर रहे हैं, और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो ट्रेडिंग का प्रोसेस पहले था और जो ट्रेडिंग का प्रोसेस अब है उसमें वास्ट डिफरेंस है। पहले आउटक्राई मेथड यूज होता था, एक प्लेटफॉर्म था, चिल्ला चिल्ला के लोग बेचते थे। आज किसी को कोई जरूरत नहीं है चिल्लाने की, सब कुछ अपने मोबाइल में बैठ के लोग कर सकते हैं या अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, करते। तो ऐसे ही डेवलपमेंट से भी करता जा रहा है, जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स करता है, जैसे जैसे जरूरत होती है वो चीजों को अपडेट करता है, ठीक। पहला, इट ट्रेन्स इंटरमीडियरी ऑफ द सिक्योरिटी। पहली बात तो वो अपने जो लोग जिन्हें काम कराना है या जिनसे काम करवाना है उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, ठीक। सेकेंड, कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। भाई ऐसा नहीं है कि सेबी में जो मार्केट में चल रहा है वो करने दो, नहीं, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन के साथ वो क्या करता है, पूरा रिसर्च करता है, ठीक है, और पूरी इंफॉर्मेशन भी वो पब्लिश करता है, पूरी डिटेल्स आपको देगी। आपने देखा होगा अगर आप moneycontrol.com को क्लिक करो और आप देखो जाके, और आप उसके 2 महीने का मांग लो कि स्टॉक का क्या है, पूरा सेबी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा 2 महीने में कौन से दिन स्टॉक बढ़ा और कौन से दिन स्टॉक घटा। तो ये सारी चीजें देखना। नेक्स्ट, इट अंडरटेक्स अ मेजर टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। भाई फ्लेक्सिबल अप्रोच है, रिजिड नहीं है, लेकिन गलत नहीं होने दो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 फंक्शंस ऑफ सेबी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। यस, तो आप देख सकते हैं हमारे, मैंने आपको बताया, इसको अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए, डॉक्टर पी, डी डेवलपमेंट, आर रेगुलेटरी एंड पी फॉर प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर आपका पूरी समरी कवर होती है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर पूरा स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है या फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क करता है ये कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग केस स्टडीज और ओपन एंडेड जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और टर्म 2 की तैयारी अच्छे से करते रहिए।